स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशंस। तो रिलेशन में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले पेज नंबर 16 आप ओपन कीजिए अपनी बुक का और उस पेज नंबर 16 पे हेडिंग डली है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज 1A। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1A को टारगेट करेंगे, उस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। एंड आई होप आप लोगों ने होमवर्क किया होगा जो मैंने आपको दिया था। क्या होमवर्क था मैम? मैंने आपसे कहा था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में क्या आप डोमेन कैसे निकालते हो, रेंज कैसे निकालते हो, उन सबको पढ़ के आओ एंड द टाइप ऑफ रिलेशन। सो आई होप आपने होमवर्क किया है, लेकिन अगर नहीं किया है तो इस चैप्टर का कंसेप्ट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं। मैं आपको ऑलरेडी रिलेशंस क्या होता है समझा चुकी हूं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से एक बार कंसेप्ट्स को ब्रश अप करो और फिर क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करो। तो आप एक्साइटेड हैं? स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। Find the domain and the range of the relation. Okay, आपको डोमेन एंड रेंज बताना है इस रिलेशन का। सो पहले तो मेरा सवाल ये है कि रिलेशन क्या है? क्या है रिलेशन? रिलेशन सबसेट होता है किसका? इट इज द सबसेट ऑफ अ सेट। किसी सेट का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए। कुछ इस तरीके से पढ़ाया था, याद करो आप लोग। रिलेशन एक सेट होता है। अगर आपको रिलेशन पढ़ना है तो आप पहले सेट जानना चाहिए कि सेट क्या है। तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो किसी सेट का और उसमें आपको कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो भी सेट आपने लिया है उसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे आपको। ओके, अब वो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर ही आपके रिलेशन वाले सेट में आए, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ ना कुछ डेफिनेशन लगाते हैं, ठीक है, कुछ डेफिनेशन लगाते हैं और उस डेफिनेशन के बेसिस पे आप इस A क्रॉस A में से कुछ एलिमेंट्स को पिक करते हो और अपने रिलेशन R में रखते हो। तो यही तो डेफिनेशन थी रिलेशन R की। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि रिलेशन वाले सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, सिंगल एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर? डेफिनेटली मैम ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, क्योंकि हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले आप निकालते हो किसी सेट का, फिर आपको मिलते हैं ऑर्डर्ड पेयर और उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर या सारे ऑर्डर्ड पेयर आप अपने रिलेशन वाले सेट में रखते हो डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन, राइट। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है डोमेन एंड रेंज बता दो। तो वैसे तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है, लेकिन एक बार जस्ट टू रिकॉल मैं आपको बता दूं। मान लीजिए ये कोई रिलेशन है, इस रिलेशन में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, बहुत सारे बोले लेकिन मैं 3 रख रही हूँ। मान लो इस तरीके से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हैं। कहां पर? रिलेशन में। तो इस रिलेशन में ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यहां पे जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके जो ये पहले एलिमेंट्स होते हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर के ये जो पहले एलिमेंट हैं ये होते हैं डोमेन। क्या होते हैं ये? डोमेन होते हैं। और इन ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रेंज। सो दिस इज रेंज ऑफ द रिलेशन R। ओके, डोमेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप लोग? डोमेन ऑफ R। रेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? रेंज ऑफ R। क्लियर है ये बात? अब मुझे जल्दी से आंसर बताओ बिना टाइम वेस्ट किए, क्या है डोमेन यहाँ पे? बताइए जरा। सिर्फ इन्हें डोमेन और रेंज ही तो पूछा है आप लोगों से, तो डोमेन क्या है? What is domain of R and what is range of R? तो आप बोलोगे मैम जो रिलेशन R है ना, उसमें जो भी पहले एलिमेंट्स लिखे हैं, जो भी एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर में पहले लिखे हैं उन्हें डोमेन कहते हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। अगर कभी कोई भी एलिमेंट रिपीटेड आ जाए तो आपको उन्हें नहीं लेना होता, उनको बस एक बार लेते हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो डोमेन क्या है? डोमेन सेट होता है उन एलिमेंट्स का जो रिलेशन R में पहले एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब -1 फिर 1
उसके बाद -2 एंड देन 2। तो ये रहा आपका डोमेन। क्लियर है क्या ये बात? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं? चलो नेक्स्ट जल्दी से बताओ। रेंज बता दिया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग। क्या है रेंज? रेंज है एक सेट के अंदर ही रखा जाता है। तो रेंज क्या होता है? रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज कहलाता है, लेकिन विदाउट रिपीटेशन। अगर कोई एलिमेंट एक बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है तो आपको कितनी बार लेना है? आपको तो सिर्फ एक बार लेना है। तो रेंज क्या है? रेंज है 1 and 4। दैट्स इट। देख लो और बताओ किसी को कोई परेशानी? रेंज क्या है? 1 and 4। दैट्स इट। इजी क्वेश्चन। कंसेप्ट बस एक बार रिवाइज कर लो कि क्या था डोमेन, क्या था रेंज। क्वेश्चन तो बहुत जल्दी जल्दी होंगे, राइट? चले आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, यहाँ पे एक रिलेशन है और सेट के अंदर ही लिखा जाता है। a,a³ टाइप के ऑर्डर्ड पेयर है। a इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। बस ये आपको ना सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है, मतलब यहाँ पे आपको एलिमेंट्स लिखे हुए नहीं दिया, आपको डेफिनेशन दे दी है और बोल दिया है कि रिलेशन आर में वो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको रखना है जो कैसे हो, जो इस टाइप के हो। अगर यहाँ एक एलिमेंट रखा है, पहला एलिमेंट, तो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो उसका क्या होगा? क्यूब होगा। ओके, प्राइम नंबर लेस देन 5। लेकिन ए पे अब क्या लोगे आप? ए कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वहां रेस्ट्रिक्शन लगाई है उनने। ये कहा है कि ए प्राइम नंबर है, लेकिन ऐसा प्राइम नंबर है जो लेस देन 5 है। अब अगर ये लोग रोकते नहीं कि ए इज अ प्राइम नंबर, सिर्फ इतना बोल देते, तो आपके रिलेशन आर में तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते। तो इसीलिए यहाँ पे ने ब्रेक लगाया है और क्या कहा है कि ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। दैट्स इट। ओके, फाइंड द रेंज ऑफ आर। आपको बताना है रेंज। जल्दी से अपने मन में रिवाइज करो, रिकॉल करो रेंज क्या होता है। आंखें बंद करो और आपको दिखना चाहिए क्या कि रिलेशन आर में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर है, तो उन ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज होती है। इतना आपको दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। फिर हम बात करेंगे इस डेफिनेशन पे। तो ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने आपको ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं दिया तो कोई परेशानी नहीं है। आप जानते हो बहुत अच्छे से, आप जानते हो कि नहीं प्राइम नंबर्स क्या है? यहाँ पे जो कीवर्ड है दैट इज द प्राइम नंबर, एंड आई डेफिनेटली नो कि आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है। बताइए मुझे, प्राइम नंबर लेस देन 5 कौन क्या बोल रहा है? प्राइम नंबर लेस देन 5 क्या होगा? ऐसे नंबर्स जो खुद के ही टेबल में आए, ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, जो खुद के ही टेबल में आए। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या 1 प्राइम नंबर है? मैम नहीं है 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। चलो ठीक है, तो मुझे यहाँ बता दो कि क्या क्या प्राइम नंबर आने वाले हैं। यहाँ जो प्राइम नंबर आएंगे, लेस देन 5 कहा है? वर्ड को देखो, लेस देन 5 मतलब 5 से छोटे वाले चाहिए। तो 2 and 3, सिर्फ 2 and 3 आपको प्राइम नंबर्स मिलेंगे। लेस देन 5 है, हम ज्यादा खुश नहीं होंगे और खुशी खुशी हम यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे। प्रॉब्लम क्वेश्चंस में यही हो जाती है, जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अच्छा प्राइम नंबर हमें पता है 2, 3, 5, क्यों 5 लोगे? लेस देन 5 बोला है ना, तो 2 and 3 पे ही रुक जाना, राइट? तो 5 यहाँ आप नहीं लोगे क्योंकि प्राइम नंबर लेस देन 5 कहा है। ओके, सो आपको जो ए लेना है, जो पॉसिबल वैल्यूज ए की हो सकती है, दैट इज 2 and दैट इज 3। अच्छा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है और कितने होते हैं, राइट? द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे आपको होमवर्क भी दे दिया मैंने, प्राइम नंबर भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि हम कहाँ ज्यादा खुश होके क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, तो वो हमें नहीं करना। तो बेसिकली यहाँ पे जो ए हमारा हो सकता है वो क्या हो सकता है? ए या तो 2 हो सकता है, ए या तो 3 हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमें लेस देन 5 पे ही रुक जाना है, ठीक है? तो रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो कैसे हैं? a,a³। तो पहले 2 ले लो और यहाँ पे क्या लिखोगे? 2³ उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 3 लिखो और बगल में क्या? 3 का क्यूब, तो यहाँ लिखो 3 का क्यूब। दैट्स इट। और यही 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं जो आपके रिलेशन आर में आ रहे हैं। अब इतनी मेहनत कर ली है तो जरा ये भी बता दो कि 2 का क्यूब क्या है? मैम बिल्कुल बता देंगे। 2 का क्यूब मतलब 8, 3 का क्यूब मतलब 27।
क्वेश्चन वाले आपसे क्या चाहते थे? क्वेश्चन चाहता था हमसे कि हम तो इन्हें रेंज बता दें, लेकिन हमने तो बहुत कुछ बता दिया। ठीक है, तो रेंज क्या है इस क्वेश्चन में? रेंज क्या होता है? सबसे पहले आपने रिकॉल किया था, जल्दी से रिवाइज करो, रिकॉल करो कि रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज नोन एज द रेंज। तो यहाँ पे रेंज क्या है? रेंज है सेकंड एलिमेंट्स, यानी कि 8 and 27, और एक सेट में लिखा जाता है, ये भी याद रखना। ऐसे ही मत लिख देना कि 8 27। क्या 8 27 सेट होता है, सेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो 8 27। क्लियर है ये बात? चलो, मजे आ रही है? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। अगेन प्राइम नंबर लगता है इनका फेवरेट है, तो अगेन एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट r इज इक्वल टू a क्यूब। ओके, a is a prime number less than 10. a is a prime number less than 10. अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा है ना, आप उसका जवाब मुझे दे ही दो। देखो, दो क्वेश्चन प्राइम नंबर पे आ गए। ओके, सो a is a prime number less than 10 और रिलेशन r में, और चाहिए क्या इनको? इनको चाहिए फाइंड कीजिए आप लोग, r बताओ क्या है, डोमेन बताओ और रेंज बताओ। ठीक है, बता देंगे, कोई परेशानी नहीं है। आर ये हमसे नहीं भी पूछते तो भी हम इनको बता देते, क्योंकि बिना आर फाइंड किए हम डोमेन एंड रेंज तो निकाल ही नहीं पाते। राइट, चलो, तो यहां पे रिलेशन आर की डेफिनेशन क्या है? रिलेशन आर में हमने किन ऑर्डर्ड पेयर्स को रखना है? हमें उन ऑर्डर्ड पेयर्स को रखना है जो इस टाइप की डेफिनेशन को शो करे। मतलब ए हो तो साइड में ए क्यूब हो। ओके, लेकिन ये ए क्या है? ए तो प्राइम नंबर है लेस देन 10, यानी ए की जो पॉसिबल वैल्यूज हम ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं? पहले उसको सोचो। अगर ये ही गलत ले लिया तो पूरी मेहनत खराब जाएगी। ठीक है, तो ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। यहां गलती नहीं करोगे, वहां गलती जरूर करते प्रीवियस क्वेश्चन में, क्योंकि लेस देन 5 में अब डेफिनेटली 3-4 बच्चे 5 जरूर लेते। ठीक है, तो लेस देन 5 मतलब क्या? 2 and 3 लो। राइट, ओके, सो ए प्राइम नंबर लेस देन 10, तो क्या क्या होगा? 2। सही बात है, जल्दी से लिख दो कौन कौन है। 2 3 5 7 9 क्यों होगा प्राइम नंबर? सो 2 3 5 7, खत्म कहानी। तो ए में आप ये 4 वैल्यूज रख सकते हो। तो यानी कि जब आप रिलेशन आर बनाओगे, रिलेशन आर, तो उसमें ए क्या क्या ले सकते हो आप लोग? 2, और यहां अगर 2 लिया तो 2 का क्यूब 8। ओके, फिर कौन है? 3, तो 3 का क्यूब 27। चलो 5 का क्यूब बताओ जल्दी से। 5 का क्यूब 125, और उसके बाद आप ए क्या ले सकते हो? 7। तो यहां आप लिखोगे 7, एंड 7 का क्यूब 343। सही है ना? चलो, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। रिलेशन आर में क्या होने वाला है? रिलेशन आर में, क्योंकि a, a क्यूब टाइप की डेफिनेशन है, a प्राइम नंबर लेस देन 10 है, तो ये रहे वो ऑर्डर्ड पेयर्स जिन्हें आप फाइंड कर रहे थे। ये 43 है, 93 नहीं है। फिर बात करते हैं डोमेन। इसकी डोमेन बताओ जल्दी से मुझे। डोमेन ऑफ आर क्या होता है? डोमेन आई नो आपको याद है, लेकिन स्टिल मन में फिर से रिकॉल करो। डोमेन, रिलेशन आर में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट होते हैं, दैट इज नोन एज द डोमेन, यानी कि 2 3 5 एंड 7। तो कैसे लिखते हैं आप इन्हें? सेट में लिखते हो। तो सेट में लिखोगे 2 3 5 एंड 7। क्लियर है ये कहानी? चलिए जी, फिर बात करो आप थर्ड नंबर पे, दैट इज द रेंज। बताओ मुझे, मैं क्या सवाल पूछने वाली हूं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो रेंज क्या होता है? आपके रिलेशन आर में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट 8 27 125 343। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 8 27 125 एंड देन 343। चलिए जी, ये आपका रेंज हो गया। क्लियर है कहानी? क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल टफ नहीं था। आई होप आप बहुत जल्दी और क्वेश्चन नंबर 4 पे भी पहुंच गए होंगे। रुको, मैं भी आती हूँ क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 देखते हैं अपन। लेट आर इज इक्वल टू, आर में कैसे एलिमेंट है? आर सेट में ऑर्डर्ड पेयर है x, y टाइप के, सच दैट x plus 2y is equal to 8 be a relation on n।
अब आए अच्छे क्वेश्चंस, बी अ रिलेशन ऑन एन, राइट द रेंज ऑफ आर। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको रीड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन होता है, उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स को आप पिक करते हो या सारे एलिमेंट्स को पिक करते हो डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन, राइट। तो यहाँ पे वो सेट क्या है, यहाँ पे जो सेट है जिस पे रिलेशन डिफाइन है, दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होता है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से सोचना आप लोग कि रिलेशन आर क्या है। रिलेशन आर सबसेट है n क्रॉस n का। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने कहा है कि लेट r, और r की डेफिनेशन ये है, R में तो आपको सिर्फ उन एलिमेंट्स को रखना है जो इस डेफिनेशन को फॉलो करे। ओके, कहां से लेने हैं आपको एलिमेंट्स? आपको ये x एंड y कहां से लेने हैं? आपको x एंड y लेने हैं बी अ रिलेशन ऑन n, नेचुरल नंबर से लेना है। नेचुरल नंबर होने चाहिए, मतलब फ्रैक्शन, नेगेटिव, जीरो, ये सब नहीं चलेगा। ओके, रेंज बताना है। अब रेंज तो हम जानते हैं, रेंज बताने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा कि रिलेशन आर की जो हमने डेफिनेशन दी है उसमें कैसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। और रेंज क्या होता है, जल्दी से रिकॉल करो। रेंज होता है रिलेशन आर में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन ऑर्डर्ड पेयर के डैश एलिमेंट्स। आप बताओ कैसे एलिमेंट, फर्स्ट या सेकेंड? मैम सेकेंड एलिमेंट्स। ओके, चलो, तो यहां पे आर में आपको उन एलिमेंट्स को पिक करना है जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। आर में डेफिनेटली x, y टाइप के एलिमेंट्स हैं, हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये x, y कैसे हैं जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करें कि x + 2y = 8। तो ठीक है, आप एक काम करो, x = 8 - 2y, ऐसे लिख लो। एलिमेंट्स यहाँ पे y के आप डालते चलो और देखो x क्या आ रहा है, ऐसे कर सकते हो। या फिर आप अगर इसको 2y = 8 - x, फिर 8 - x / 2 ऐसे करना चाहते हो, ऐसे करो, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके से करो, बस अरेंज करके लिख देना। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमने लिखा x = 8 - 2y। अब हम खुद से सोच रहे हैं, हमें पता है कि ये सबसेट है किसका? n क्रॉस n का, नेचुरल नंबर्स का। मतलब आप ये जो x एंड y एलिमेंट्स, अब कुछ तो एलिमेंट आपको अपने मन से लेने पड़ेंगे, तो आप अपने मन में जो एलिमेंट सोचोगे दैट शुड बी नेचुरल नंबर, क्योंकि x, y बिलोंग्स टू n। ओके, तो अगर हमने y को 1 रखा यहाँ पे, ओके, y 1 रखो तो x कितना आएगा? 8 - 2, तो x आ रहा है 6। फिर अगर हमने y को 2 रखा यहाँ पे, देखो आपको एक एलिमेंट तो खुद से लेना पड़ेगा ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। y अगर हमने 2 लिया तो 2 2 = 4, 8 - 4 is 4, तो x आएगा 4। इसके बाद आप ले लो y की वैल्यू कितनी? 3 ले लेते हैं, बिल्कुल एक सीक्वेंस में ही चलो। हम जानते हैं ना नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। 3 रखो यहाँ पे, 3 2 = 6, 8 - 6 2, तो x आएगा 2। ओके जी, फिर जरा y को हम 4 ले लेते हैं। अगर हमने y 4 लेने का सोचा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 डेफिनेटली नेचुरल नंबर है, लेकिन जब x आएगा, क्या x नेचुरल नंबर आ रहा है? चेक करो जल्दी से। 4 2 = 8, 8 - 8 0, but this 0 is not belonging to नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आप नहीं लोगे। तो आप जो ऑर्डर्ड पेयर अपने रिलेशन आर में रखोगे वो कैसे होने वाले हैं? वो होंगे आपके इस टाइप के कि जब x2 है तो y3, x4 है तो y2, x6 है तो y1। इसके आगे आप नहीं जाओगे, x की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। ओके, क्लियर है? तो हमने ये डिसाइड कर लिया यहाँ पे कि हमारे रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर बनने वाला है उसमें यही एलिमेंट्स आएंगे। तो इन सबको हटा सकते हैं अपन? यस मैम, बिल्कुल हटा दो, राइट। किसी को डाउट तो नहीं है ना मैम 0 क्यों नहीं लिया? चलो वेरी गुड, नहीं है तो डाउट। तो रिलेशन आर में अब मैं बना रही हूं
ऑर्डर्ड पेयर का सेट यहाँ पे। तो मैं ऐसे एक फॉर्मेट जैसे अरेंज फॉर्म में लिख देती हूँ, क्योंकि x, y पहले लिखना है। तो यहाँ पे क्या है 2, 3, तो लो 2, 3 एक पहला ऑर्डर्ड पेयर बन गया। उसके बाद 4, 2, 4, 2, फिर 6, 1, और यहाँ पे आपने लिखा 6, 1 और आपने इसे कर दिया बंद। ठीक है, तो ये लो आपके रिलेशन आर में जो भी एलिमेंट्स आने थे वो आपने फाइंड कर लिए। इसके अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ऑल्दो आपका नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट होता है, लेकिन आपके रिलेशन आर में फाइनाइट एलिमेंट्स आए हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन थी जिसका वायोलेशन हमें नहीं करना, क्योंकि एक्स एंड वाई नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं इसीलिए। ओके, क्या चाहिए इन लोगों को? इनको तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चाहिए, रेंज बता दो बस। तो रेंज क्या होने वाला है जल्दी बताइए आप लोग। यहाँ पे रेंज इस रिलेशन आर की क्या होगी? इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट, यानी कि 3, 2, 1, दैट्स इट। कोई परेशानी किसी को? नहीं। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बिल्कुल चलते हैं। आई होप आप क्वेश्चन 5 पे पहुंच गए हो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो चलो शुरू हो जाओ, आप लोग जल्दी सॉल्व करो इसे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है इन लोगों ने कि लेट R इज इक्वल टू AB सच दैट AB बिलोंग्स टू N एंड A प्लस 3B इज इक्वल टू 12। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ R। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। रिलेशन आर ऑर्डर्ड पेयर है। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स हैं A, B टाइप के, और ये जो ए बी है ना, ये ए बी कहाँ बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन ठीक है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन स्टिल हमें फाइनाइट सेट मिलने वाला है, क्योंकि उन ए एंड बी को आप पिक करोगे जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। ओके, तो फिर आपको मिल जाएगा एक रिलेशन आर, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। बता देना डोमेन क्या है। डोमेन क्या होता है रिलेशन आर में? ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट। रेंज ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट। रिपीटेशन हो तो एक ही बार लिखना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका रिलेशन है दैट इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n। मैम कहाँ बोला इन लोगों ने ऐसा? अंडरस्टूड है ना, वो a एंड b कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को। तो रिलेशन r इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n। n क्रॉस n होगा तभी तो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा ना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं इस डेफिनेशन की, बाद में हम अपने रिलेशन आर में एलिमेंट्स रखेंगे, ठीक है। आ जाओ फिर, आ जाइए। यहाँ देखो a प्लस 3b इज इक्वल टू 12 है आपके सामने, ठीक है। a प्लस 3b इक्वल टू 12, तो a कितना आएगा? a आएगा 12 माइनस 3b। चलो अब हम सोचते चलते हैं कि b क्या ले ले। देखो a एंड b वैसे ही लेना जो नेचुरल नंबर हो, तो क्योंकि इन्हें बोला है, तो b स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो जाओ। b की वैल्यू 1 ले लो। b हमने 1 लिया, तो a कितना आएगा? यहाँ सब्स्टिट्यूट करो जल्दी से। 12 माइनस 3 9। ओके, b की वैल्यू 2 ले लो। a कितना आएगा? 3 2 6। 12 माइनस 6 6। b की वैल्यू 3 ले लो, तो a कितना आएगा? यहाँ रखो 3 3 3 9। 12 माइनस 9 कितना? 3। सही बात है ना। b की वैल्यू 4 ले सकती हूँ क्या? कौन बता रहा है? b की वैल्यू 4 ले लो। मैम ले लो ना 4 4 3 12। 12 माइनस 12 0। a क्या है? a बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। 0 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। तो आप b की वैल्यू 4 नहीं ले सकते। मतलब रिलेशन r में जो आप कह रहे थे ना बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो बहुत सारे नहीं, सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। इनको अरेंज करके हम लिख देते हैं, राइट। तो रिलेशन R में जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो कौन कौन है? A कॉमा B टाइप का है, ये याद रखना। A कॉमा B, तो पहले A लिखो फिर B के एलिमेंट लिखो। ऑल्दो आपने पहले यहाँ B लिखा है फिर A, लेकिन आप याद रखो ऑर्डर्ड पेयर कैसा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होके आप लोगों को 1,9 2,6 या 3,3 नहीं लिखना। 3,3 तो खैर अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि नहीं पता पहला 3 कौन सा है, लेकिन याद रखो A कॉमा B। तो A क्या है? मैं अरेंज करके लिख रही हूं। A क्या है? 3। B क्या है? 3। ओके, फिर आ जाओ। A क्या है? 6। B क्या है? 2। फिर नेक्स्ट A क्या है? 9। B क्या है? 1।
ठीक है, ए था आपका 9 एंड बी था आपका 1। तो ये रहा रिलेशन आर, ये रहे वो ऑर्डर्ड पेयर्स जिनको आप ढूंढ रहे थे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब क्या चाहिए इनको चाहिए डोमेन, और मुझे चाहिए आपसे आंसर। डोमेन क्या होता है, रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं उन ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट इज 3 6 9, राइट। रेंज ऑफ आर क्या होगा, रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं उन ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट, तो सेट के फॉर्म में लिखिएगा 3 2 एंड 1, तो यहां आएगा 3 2 1, दैट्स इट। ये रहा डोमेन, ये रहा रेंज। इजी क्वेश्चन, चल सकते हैं आगे। तो फिर चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, लेट आर इज इक्वल टू, आर सेट में क्या है, ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, लेकिन इधर डेफिनेशन है, तो b इज इक्वल टू, b क्या बोला है इन लोगों ने, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस 1। मॉड फंक्शन आप जानते हो कि नहीं जानते हो, मॉड फंक्शन बोला है मतलब इसके अंदर कुछ भी लिखो बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो b इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a माइनस 1, और ये जो a है ना, ये a बिलोंग करता है z को। a कहाँ बिलोंग कर रहा है, z। मैम ये z क्या है, z होता है आप लोगों का इंटीजर्स, तो a बिलोंग कर रहा है z इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्लूडिंग 0, उन नंबर्स को कहा जाता है इंटीजर्स। तो ये a कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है। साथ ही साथ a पे एक और रेस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि मॉड ऑफ a इज लेस देन 3, मॉड ऑफ a लेस देन 3 बोल रहे हैं। बहुत ही सही क्वेश्चन है ये, मॉड ऑफ a लेस देन 3। अभी अपन इसे डिकोड करते हैं, पहले देख लें इनको क्या चाहिए। इनको चाहिए फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ r। तो डोमेन क्या है, रिलेशन r में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उनके पहले एलिमेंट डोमेन। रेंज क्या है, रिलेशन r में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उनके सेकंड एलिमेंट्स। ठीक है मैम, अब तो हमें याद हो गया है। ओके, तो रिलेशन r में कैसे एलिमेंट आएंगे, सवाल तो ये आता है ना, सवाल ये है कि रिलेशन r में आपको जो ए बी रखना है ना, उन पे बहुत रेस्ट्रिक्शन है। सबसे पहले तो ये लोग ये कह रहे हैं कि जो बी होगा ना वो ऐसा होना चाहिए, मतलब ये डेफिनेशन है, जो एलिमेंट्स इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा वो बी कहलाएगा। और डेफिनेशन क्या है, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस 1। ओके, और फिर a के ऊपर तो 2 रेस्ट्रिक्शन है। a कहाँ का होना चाहिए, a होना चाहिए इंटीजर्स का, राइट। इंटीजर्स में से कोई एलिमेंट होगा a, और साथ ही साथ अब बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं तो मैम सबको लेंगे क्या, नहीं। तो उसकी डेफिनेशन है आपके सामने। डेफिनेशन ये है कि आपको वो a लेने हैं जिनका मॉड्यूलस लेस देन 3 हो, लेस देन 3। अब ये मॉड्यूलस a लेस देन 3, इसका क्या मतलब है, तो सुनो, इसका मतलब ये है कि जो a है ना वो -3 और 3 के बीच में हो सकता है। मैम ये थोड़ा सा और समझाओ, इसका मतलब ये कैसे आ गया कि -3 और 3 के बीच में। तो सुनो क्या बोला है इनने बोला है कि a बिलोंग करता है z को। ठीक है, अगर डायरेक्टली ये समझ में नहीं आया तो जरा इधर समझो। क्वेश्चन ने बोला है a इंटीजर्स को बिलोंग करता है, साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शन है मॉड ऑफ a लेस देन 3। ठीक है, ओके मैम, मॉड ऑफ a लेस देन 3। अब a इंटीजर्स को बिलोंग करता है, मतलब अगर मैं a 2 ले सकती हूं, क्योंकि मॉड ऑफ a लेस देन 3 बोला है ना, मॉड ऑफ a लेस देन 3 बोला है, तो a को मैं 2 ले सकती हूँ। चेक कर लो आप लोग, क्या मॉड ऑफ 2 लेस देन 3 होता है, मॉड ऑफ 2 का मतलब क्या है 2, तो 2 लेस देन 3 होता है, यस मैम होता है। तो a आप 2 ले लोगे। ठीक है, फिर अगर मैं a 1 लूं तो क्या ये जो लिखा है ये सेटिस्फाई हो रहा है, हम a के एलिमेंट्स डिसाइड कर रहे हैं कि हम a क्या क्या ले सकते हैं, और हमने कैसे ये लिख दिया, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो हम उन a को लेंगे z के सेट में से, हम उन a को लेंगे जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। डेफिनेशन क्या है कि मॉड ऑफ a लेस देन 3। ठीक है, तो ठीक है 2 तो हम ले सकते हैं मैम, ओके नो प्रॉब्लम। a 1 ले सकते हैं क्या, चेक कर लो, मॉड ऑफ 1 लेस देन 3, मॉड के अंदर कुछ भी डालो, बाहर तो पॉजिटिव आता है, तो मॉड ऑफ 1 इज 1। क्या 1 3 से छोटा होता है, डेफिनेटली होता है, तो आप a की वैल्यू 1 ले सकते हो। ओके मैम, a की वैल्यू 3 क्यों नहीं ली आपने,
अभी आप मुझे खुद ही बताओगे कि मॉड ऑफ 3 लेस देन 3, मॉड ऑफ 3 जब बाहर आएगा तो 3 बनेगा, और ये 3 कब से खुद से ही छोटा होने लगा, गलत है ना। तो इसीलिए हमने a की वैल्यू 3 नहीं ली और यहाँ पे ऐसा लिखा था, राइट। चलो ठीक है मैम, समझ गए। अब क्या ले, a क्या है, a इंटीजर्स है, तो a की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं क्या, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो 0, मॉड ऑफ 0 लेस देन 3, दैट इज 0 लेस देन 3। क्या 0 3 से छोटा होता है, यस मैम डेफिनेटली होता है, तो a क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब चलो नेगेटिव की तरफ, इंटीजर है ना ये, तभी यहाँ पे ये जो सेट लिखा होता है ना, इसमें आप अंडरलाइन कर लिया करो। अगर नेचुरल नंबर बोल देते ना ये लोग, तो हम सिर्फ यहीं रुक जाते 2 and 1 पे, ठीक है। हम ये 0 और नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इन्हें बोला है कि a बिलोंग करता है इंटीजर्स को, तो आपको इंटीजर्स कंसिडर करने पड़ेंगे क्वेश्चन में, तो इसीलिए हमने a 0 लिया और 0 लेस देन 3 होता है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं a -1 ले लो, a की वैल्यू -1 ले लो और चेक कर लो क्या ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो मॉड्यूलस -1 लेस देन 3, मॉड के अंदर कुछ भी डालो बाहर पॉजिटिव आता है, तो ये बनेगा 1 लेस देन 3 डेफिनेटली होता है। तो यस मैम, a की वैल्यू आप -1 ले सकते हो। a की वैल्यू -2 ले ली क्या, ले लीजिए, -2 मॉड लेस देन 3, -2 बाहर आएगा मॉड से, तो 2 लेस देन 3 डेफिनेटली होता है, तो आप a की वैल्यू -2 ले सकते हो। -3 लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो आप -3 मॉड के अंदर सेटिस्फाई करना चाहिए ना डेफिनेशन, तो -3 मॉड के अंदर लेस देन 3 बाहर आएगा तो 3 लेस देन 3 नहीं होता, बराबर होता तो हम सोच भी लेते। यहाँ पे बराबर का साइन नहीं लगा, यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन है। -4 लोगे क्या, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मॉड से जब बाहर आएगा -4 तो वो बनेगा 4 एंड 4 इज नॉट लेस देन 3, वो तो ग्रेटर होता है। इसका मतलब कि इस रिलेशन R में जो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं, उनमें से हमने जो पहले एलिमेंट है उन्हें तो डिसाइड कर लिया, उन्हें तो हमने डिकोड कर लिया, तो ये आपको इतना समझना पड़ेगा। तो एक छोटे से मॉड्यूलस ने आपको इतना ज्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया, ठीक है। क्लियर है ये कहानी, a बिलोंग्स टू z, मॉड a लेस देन 3, तो इसका मतलब क्या है कि a कौन कौन होने वाला है, a ये सब होने वाले हैं, इससे कम इससे ज्यादा नहीं, ओनली इतना, ठीक है। चलो अभी तो हमें a मिला है, हमें तो रिलेशन R के एलिमेंट्स चाहिए ना, तो रिलेशन R के एलिमेंट कैसे हैं, a, b टाइप के, तो a तो आ गया, b कैसे मिलेगा, b फाइंड करने में टेंशन नहीं है, क्योंकि b की डेफिनेशन तो बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो ठीक है, इसको हटाते हैं और b फाइंड करते हैं अपन। यहाँ पे देखो आप लोग, ये रहे a और यही हम लिख देते हैं b, b की डेफिनेशन है मॉड a -1, तो b कितना आएगा, देखो जब आप a2 ले रहे हो तो b कितना आएगा, मॉड ऑफ 2 - 1, मॉड ऑफ 2 - 1, मॉड ऑफ 1, मॉड्यूलस ऑफ 1 1, तो यहां आपको मिल जाएगा 1। फिर जब आप a1 ले रहे हो तो b कितना आ जाएगा, चेक कर लेते हैं अपन। जब हम a1 लेते हैं, यहां पे रखो, सो 1 - 1 0, ओके। फिर जब आप a0 लेते हो यहां पे, तो 0 - 1 मॉड के अंदर -1 है, जब बाहर आएगा तो +1, ठीक है। तो जब आपने a0 लिया तो b आपको 1 मिल रहा है। फिर जब आप a -1 रखते हो यहाँ पे, तो b कितना मिलेगा, चेक करो, b मिलेगा -1 -1, यानी कि मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 +2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर आ जाओ a की वैल्यू -2, तो b कितना आएगा, a की वैल्यू -2 रखो, -2 -1 -3, मॉड ऑफ -3, मॉड हटेगा तो +3, ठीक है। 3 आ गया क्या, 3 आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a -1 था, सब ठीक है यहाँ तक, -2 -1 क्या, -3, मॉड ऑफ -3 है ना, तो जब आप मॉड हटाओगे तो वो +3 आ जाएगा, ओके। तो रिलेशन R में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं फाइनली, उनको जरा हम लिखें कि क्या क्या आ रहा है वो। सो R इज इक्वल टू
ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी टाइप के हैं, तो ए कॉमा बी टाइप के हैं तो कैसा कैसा आने वाला है, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन -2, 3, राइट, फिर -1, 2, उसके बाद 0, 1 नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 0, 1, फिर 1, 0, 1, 0, फिर 2, 1, सो 2, 1, ये रहा रिलेशन आर के एलिमेंट्स। तो हमने बस अरेंज करके लिख दिया उनको, -2, 3, -1, 2, 0, 1, 1, 0 एंड 2, 1, दैट्स इट। तो ये रहे रिलेशन आर के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर। अब क्या चाहिए इन लोगों को, इन्हें चाहिए डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन अब तो मैं नहीं पूछूंगी क्या होता है डोमेन, बिल्कुल सही जवाब, रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो पहले एलिमेंट्स। तो यहां जो आपको डोमेन मिल रहा है दैट इज क्या, सेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पे आएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये रहा आपका डोमेन इस क्वेश्चन में। रेंज चाहिए, रेंज क्या होता है, रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं उनका सेकंड एलिमेंट। तो कौन है सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट है 3, 2, 3, 2, 1, 0, फिर से 1, तो फिर से 1 हम नहीं लिखेंगे, सो 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, दैट्स इट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन था, आप इस पे स्टार लगा लो और एक बार खुद से एक बार इसकी प्रैक्टिस और करना, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। Let R is equal to a, 1 by a such that a belongs to n, और a पे है एक और restriction कि a के एलिमेंट्स 1 and 5 के बीच में ही होने वाले हैं। आपको फिर से हमें डोमेन और रेंज बताना है इस रिलेशन R का। तो अब तक तो आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हो चुके हो कि सबसे पहले तो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स बताने पड़ेंगे, और ऑर्डर्ड पेयर कैसे बताओगे वो आपको क्वेश्चन वाले ही बता देते हैं एक डेफिनेशन के फॉर्म में कि कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स है यहाँ पे a, 1 by a टाइप का, और a क्या है, a नेचुरल नंबर है, ओके। a आपको नेचुरल नंबर के सेट में से उठाने हैं और कितने लेने हैं वो भी बताया है रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं ना, तो आप कितने a लोगे, तो आपको वो a लेना है जो 1 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं बना, ओके, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है, तो इसे आप अच्छे से समझ जाइए। तो बेसिकली एक बार अगर हमें a पता चल गया तो आंसर तो हम ला ही सकते हैं। सो a आपका n में बिलोंग करता है, a लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 5 है। इसका मतलब a क्या है, a 2 है, a 3 है, a 4 है, राइट। तो a के एलिमेंट्स क्या क्या है, 2, 3 एंड 4। 5 नहीं लोगे आप लोग क्योंकि लेस देन 5 है, 1 नहीं लोगे आप लोग क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। तो बस काम हो गया आपका। सो रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के हैं, a, 1 by a टाइप का। तो ठीक है, a क्या है 2, तो 1 by a मतलब 1 by 2, राइट। इसके बाद b क्या है, इसके बाद a क्या है फिर से 3, और नेक्स्ट 1 by 3, ओके। फिर क्या है 4, और फिर क्या 1 by 4, दैट्स इट। तो ये रहे आपके रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर्स। कौन कौन आया इसमें, 2, 1 by 2, 3, 1 by 3, 4, 1 by 4। तो रिलेशन आर आपने डिफाइन कर लिया, आपने उसके एलिमेंट्स, उसके ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड कर लिया। अब क्या चाहिए, डोमेन। इस बार तो डेफिनेटली मैं आपसे नहीं पूछने वाली कि डोमेन क्या होता है। सो डोमेन क्या है, यहाँ पे एक सेट है रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, उन ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन यानी कि 2, 3 एंड 4। फिर आप हमें बताएंगे रेंज क्या है। सो रेंज क्या होने वाला है यहाँ पे, रेंज अगेन आप सेट के फॉर्म में लिखोगे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि 1 by 2, 1 by 3 एंड 1 by 4, ये रहा रेंज। इजी क्वेश्चन,
बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, बस आप रिस्ट्रिक्शन समझ जाओ, क्या रिस्ट्रिक्शन दिया है क्वेश्चन ने, उसे थोड़ा पढ़ लो और आंसर आपके सामने है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, लेट R इज इक्वल टू A कॉमा B। रिलेशन आर में अब तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, तो रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर है A कॉमा B टाइप का, सच दैट ये ए बी कहां से है, ए बी है नेचुरल नंबर से। ओके, सो ए बी बिलोंग्स टू एन, और डेफिनेशन दी है इन लोगों ने आपको B की कि B इज इक्वल टू A प्लस 5। B कौन से एलिमेंट होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, और A पे एक रिस्ट्रिक्शन है क्या, कि A लेस देन 4 है। बस एक छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको समझ जाओ, वैल्यूज खुद ही आपको मिल जाएगा, और डोमेन एंड रेंज पूछा है फिर से इन लोगों ने, जो हम बता देंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ए बी टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ए बी कहां से थे, नेचुरल नंबर से। तो यहां देखो आप लोग, ए एंड बी बिलोंग करता है एन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप इस लाइन को देखो, क्या कि ए लेस देन 4 है। ए क्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, चले जाओ जहां तक जाना है आपको। ठीक है, तो बहुत सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन हमें कहां रुकना है इस क्वेश्चन के लिए, हमें रुकना है 3 पे। मतलब आप जो ए लोगे दैट विल बी 1, 2 एंड 3। आप 1, 2, 3 पे ही रुक जाओगे क्योंकि a लेस देन 4 है। अगेन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। ओके, सो a 1, 2 एंड 3, दैट्स इट। फिर बात करते हैं b पे, तो b की तो कोई टेंशन ही नहीं है। b की तो डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है कि जो जो एलिमेंट्स इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो b कहलाएंगे। ओके, तो ठीक है, a की वैल्यू रख दो 1, सो 1 प्लस 5 आपको मिल जाएगा 6, तो b आ गया 6। उसके बाद a रख दो आप लोग 2 यहाँ पे, सो 2 प्लस 5 कितना, 7। फिर क्या करो, a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 रखो, 3 प्लस 5 8, तो ये मिल जाते हैं आपको एलिमेंट्स। क्लियर है ये बात। अब बात आती है रिलेशन आर में एलिमेंट्स को अरेंज भी तो करना है, तो ठीक है, यहां लिखो आप लोग आर, क्या क्या आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, 1, 6, क्योंकि a, b टाइप का है, पहले a फिर है b, तो a, b मतलब 1, 6। फिर क्या है 2, 7, उसके बाद 3, 8, ये आपने ऑर्डर्ड पेयर्स को अरेंज कर लिया। ठीक है, क्या क्या आ गए, 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8, दैट्स इट। पहला काम आपका हो गया। अब इनको चाहिए डोमेन। डोमेन क्या होता है, डायरेक्ट आंसर बताओ, डोमेन क्या है यहाँ पे, 1, 2 एंड 3, बिल्कुल सही जवाब, 1, 2, 3, एज डोमेन इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसमें पहले कोऑर्डिनेट्स 1, 2 एंड 3 है। ओके, फिर बात करो रेंज की। सो रेंज क्या है यहाँ पे, रेंज होते हैं रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके सेकंड कोऑर्डिनेट। तो सेकंड कोऑर्डिनेट कौन है, 6, 7 एंड 8, तो यहां आप रखोगे 6, 7, 8, दैट्स इट। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, डोमेन निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, काम खत्म। ये सब तो आप रफ रखना फिर दिमाग में ही सोच सकते हो। ओके, फाइनल आंसर ये है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। So next question is question number 9. Let S be the set of all sets. एक सेट है S जिसमें बहुत सारे हैं सेट। ओके, एंड लेट R एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स है इसमें, A, B टाइप के, जहां पे A इज द सबसेट, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। ओके, क्या बोल रहे हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A प्रॉपर सबसेट है B का। तो आपको शो करना है कि R ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ओके, अब बात तो मैम यहाँ ये आती है कि अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं एक्सरसाइज 1A में, वो है आप लोगों के इक्विवेलेंस रिलेशन वाले।
जब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव इनके बारे में बताना पड़ता है। ओके, तो उससे भी पहले जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो रिलेशन आर है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कैसे हैं? A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अगर A कॉमा B टाइप का आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलता है तो इस ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन क्या है? आपको एक सेट S में से उन ऑर्डर्ड पेयर्स को उठाना है, क्योंकि रिलेशन क्या है? इट इज द सबसेट ऑफ S क्रॉस S। तो इस S सेट में जो सेट्स रखे हैं, आपको उन सेट के ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है मैम, हम ये तो समझ गए कि आपको S क्रॉस S कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उन ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन R में रखना है जो प्रॉपर सबसेट हो। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि हमें प्रॉपर सबसेट याद नहीं आ रहा कि ये प्रॉपर सबसेट क्या है। क्या आपकी भी यही समस्या है? व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? नहीं है क्या? तो मुझे बता दो व्हाट इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जब तक आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पता होगा तो आप किन एलिमेंट्स को, किन सेट को उठाओगे वो डाउट रहेगा ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट, तभी तो आप आगे आने वाली कंडीशंस को बताओगे, तभी तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिटिव क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, वो बाद की कहानी है। पहले जो कहानी है वो है प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? तो सुनो, अगर हम ऐसा कहते हैं ना कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ऐसा जब हम कहते हैं कि A प्रॉपर सबसेट है B का, तो इसका मतलब ये होता है कि A के सारे एलिमेंट्स, A के सारे एलिमेंट्स B में है। जब A प्रॉपर सबसेट है B का तो इसका मतलब ये है कि A सेट के सारे एलिमेंट्स B में है, लेकिन B सेट के नॉट ऑल एलिमेंट्स A में हो। नॉट ऑल, हो सकता है कि कुछ हो लेकिन सारे नहीं हो। तो ये होता है प्रॉपर सबसेट की साइकिल। ठीक है, अगर आप इसे वेन डायग्राम से इमेजिन करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके का होता है। मान लो हम कह रहे हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो इस तरीके का वेन डायग्राम आपको इमेजिन होना चाहिए कि A सेट के तो सारे एलिमेंट्स B में हैं, लेकिन आप देखो B सेट के सारे एलिमेंट्स हैं क्या? देखो कुछ एलिमेंट्स हैं B सेट के, लेकिन यहाँ जो एलिमेंट्स रखे हैं ये तो A में नहीं है। तो ऐसा डायग्राम होता है प्रॉपर सबसेट का, इसे आप इमेजिन कर लो। ओके, तो दिस इज प्रॉपर सबसेट की पहले वाले का। आप अगर कहते हो A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो वो कब कहलाएगा? जब A के सारे एलिमेंट्स B में है लेकिन B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं है। मतलब ये वेन डायग्राम। क्लियर है कहानी? अब हम बात करेंगे कि ट्रांजिटिव क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूं, लेकिन एक बार शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सुनो, कोई भी चीज रिफ्लेक्सिव कब कहलाती है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? तो यहां क्या होता है कि आपका जो मेन सेट है, बहुत ध्यान से सुनना, आपका जो मेन सेट है उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स का अगर डबलेट, मतलब सेम टू सेम एलिमेंट्स आपके रिलेशन R में आपको मिल जाए तो उसे रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। राइट? यहां पे क्या होगा? यहां पे रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? फॉर ऑल सेट that belongs to set S, for all set, क्योंकि यहाँ पे सेट की बात है ना, इसीलिए मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव याद करा रही हूँ। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या सच में ये रिफ्लेक्सिव था भी या नहीं, क्या सच में ये सिमेट्रिक था या नहीं, या क्या सच में ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके, तो आप रिफ्लेक्सिविटी शो करने के लिए क्या कहते हो कि फॉर ऑल द एलिमेंट्स जो आपके गिवन सेट में है, रिलेशन में नहीं, सेट में। तो फॉर ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द गिवन सेट, उन सब के लिए अगर आपको उनका डबलेट रिलेशन R में मिल जाए, राइट, तो ये क्या कहलाता है? तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाता है कि मेन सेट में जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं अगर उन सब का डबलेट आपको रिलेशन R में मिल जाए, एक से काम नहीं चलेगा, दो से काम नहीं चलेगा, जितने S सेट में एलिमेंट्स हैं अगर उन सब का डबलेट आपको मिलता है तभी कहानी रिफ्लेक्सिव कहलाती है।
आई होप आपको याद होगा ये। ओके, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक की कहानी क्या होती है? सिमेट्रिक की कहानी होती है कि आप यहाँ पे दो एलिमेंट्स, इस क्वेश्चन में सेट है तो दो सेट लेके चलते हो, ठीक है, दो एलिमेंट्स लेके चलते हो किसी सेट में मतलब जो गिवन सेट है, और इफ A, B आपके रिलेशन R में आपको मिल जाता है, ये लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अगर A, B R में है तो इसका रिवर्स यानी कि क्या? इसका रिवर्स मतलब B, A भी अगर R में आ जाए, अगर A, B जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करके रिलेशन R में है उसी कंडीशन को सेटिस्फाई B, A कर दे तो B, A भी R में होगा। मतलब AB का रिवर्स BA भी अगर आपको सेट R में मिल जाता है, रिलेशन R में मिल जाता है, तो गिवन रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है। ओके, अगर A, B है तो B, A होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन में चेक करते हैं इसको अपन। अगर 1, 2 है तो उसका रिवर्स 2, 1 भी R में होना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर बात आती है ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है? यहां पे आप तीन एलिमेंट्स, इस क्वेश्चन में सेट है तो हम तीन सेट लेके चलते हैं। कोई तीन सेट है, अगर वो इनमें से इफ AB R में है, मतलब ट्रांजिटिविटी में मैं ये बताना चाह रही हूं कि आपको तीन एलिमेंट्स या तीन सेट लेना पड़ता है, जैसा भी आपका क्वेश्चन है। अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में है तो तीसरा भी R में मिल जाए। कैसा तीसरा वो सुनो। AB अगर R में है, अब इसका जो दूसरा लिखा है वो नेक्स्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। अगर AB R में है और BC भी R में है, पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ये सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों R में है, ये आप लेके चलते हो और कैसे भी थोड़ा बहुत मैथ्स लगा के आप ये शो कर दो कि सुनो A, C भी R में है, ये B भी छुपा लो, A, C भी अगर R में आ जाता है तो आप कहते हो कि रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। बस ये छोटी सी कहानी थी, क्लियर है। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर हम कहें कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसका क्या मतलब है कि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि B के सारे एलिमेंट्स आपको A में मिल जाएं। ओके, नहीं मिलते, तो इस केस को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, राइट। चलो क्वेश्चन देखो अब। लेट S बी द सेट ऑफ ऑल सेट्स। ओके, तो हम भी लिख देते हैं लेट S be the set of all subsets. No, all sets, subset नहीं है, set है। S क्या है? set है सारे sets का। बहुत सारे सेट्स हैं यहाँ वहां, उन सबको हमने कलेक्ट किया और एक कैपिटल सेट S में सब सेट्स को अरेंज कर दिया है। सारे सेट्स को, सब सेट्स नहीं, ऑल सेट्स को, ठीक है, राइट। फिर रिलेशन R में सिर्फ जो रिलेशन R है बेसिकली दैट इज डेफिनेटली द सबसेट ऑफ S क्रॉस S, इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके, अब इस S क्रॉस S में से आपको उन ऑर्डर्ड पेयर्स को रिलेशन R में रखना है जो गिवन डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। गिवन डेफिनेशन क्या है मैम? गिवन डेफिनेशन है कि जो पहला एलिमेंट है दैट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ दूसरा एलिमेंट, मतलब A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये कहानी है। ओके, तो आप S क्रॉस S में से उन सेट्स का ऑर्डर्ड पेयर उठाओगे और उन्हें रिलेशन R में रखोगे जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि A प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ओके, चलो अब हमें चेक करना है सबसे पहले कि ट्रांजिटिव है या नहीं। सबसे पहले जो इन्होंने बोला है हम भी वही चेक करेंगे। ओके, सो पहला फॉर ट्रांजिटिविटी, ये आप अभी चेक कर रहे हो, आपको नहीं पता ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो फॉर ट्रांजिटिविटी, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि ट्रांजिटिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, तो आपको जल्दी से याद आएगा कि जैसे ही ट्रांजिटिविटी लिखा है मतलब हमें तीन सेट लेने हैं। ओके, तीन सेट लेने हैं या तीन जैसे भी एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं। इस क्वेश्चन में हमें तीन सेट लेना है, तो आप यहां लिखोगे लेट A, B,
कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, ओके, बिलोंग्स टू एस। सेट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से, ओके, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। तो क्योंकि यहाँ पे सेट की बात हो रही है इसीलिए आपने यहाँ पे 3 कैपिटल सेट्स लिए हैं ए बी सी, ओके। चलो, तो ट्रांजिटिविटी का केस है, 3 सेट तो लेने ही पड़ेंगे। तो लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू एस इफ, अब आप कहोगे यहाँ पे इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ट्रांजिटिविटी के केस में आप जानते हो 2 ऑर्डर्ड पेयर आप लेके चलते हो कि आर में है, आपको तीसरे को शो करना पड़ता है कि तीसरा आर में है या नहीं। तो आप कहोगे कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब अगर ए कॉमा बी आर में है तो वो तो आर में तभी आ पाया होगा जब उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया होगा, राइट? तो हम जब यहाँ कहते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो इसका मतलब होता है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि इफ, क्या दूसरा सेट भी लेके चलना है आपको, इफ बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर में, इफ बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर में तो इसका क्या इंप्लीकेशन है? आप यहाँ पे लेके चल रहे हो कि ये ऑर्डर्ड पेयर आर में है, तो ये आर में कैसे आया होगा? जब उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा। तो इसका इंप्लीकेशन आप लिखोगे कि बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब कैसे भी करके आप अगर ये शो कर दो, क्या पहले आप खुद सोचोगे, रफ वर्क में जाओगे आप, यहाँ पे आप बोलोगे कि देखो हमने क्या किया ना, हमने ए बी को आर में बिठा दिया, ठीक है जी, हमने बी कॉमा सी को आर में बिठा दिया, ओके। अब इसका दूसरा इसका पहला सेम है, मतलब अब हमें कैसे भी करके अगर हम ये शो कर दें कि ए कॉमा सी भी तो आर में है तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव था, ठीक है। तो अब आपको बताना है, अब आप लेके नहीं चल सकते ए कॉमा सी आर में है, तो आप कैसे लेकर आओगे? आप ए कॉमा सी को आर में कैसे लेके आओगे? तब ला सकते हो ए कॉमा सी को आर में जब वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब अगर आप ये लिखने में सक्सेसफुल हो जाते हो कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, तो आप कह सकते हो कि ए कॉमा सी आर में है और क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, आप कह दोगे ये ट्रांजिटिव है। तो क्या इतना आसान है ये कहना कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C? यस, बिल्कुल। आप इसे 1 कह दो, आप इसे 2 कह दो। अब थोड़ा सा यहाँ रीड कर लो, क्या? सिंस A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, देखो A के सारे एलिमेंट्स B में है, हम नहीं कह रहे, ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है ना कि A भी R में है, तो इसका तो यही मतलब है कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी कि A के सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं? B में है। A के सारे एलिमेंट्स B में है एंड B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C, ऐसा हमने कह रहे, इक्वेशन 2 कह रही है। तो हमने ये देखा कि A जब प्रॉपर सबसेट है B का तो A के सारे एलिमेंट्स B में है, B प्रॉपर सबसेट है C का तो B के सारे एलिमेंट्स C में है। तो सुनो, जब A के सारे एलिमेंट्स B में है, B के सारे एलिमेंट्स कहाँ पर हैं? C में है। A के सारे एलिमेंट्स B में, B के सारे एलिमेंट्स C में, तो A के सारे एलिमेंट C में होंगे या नहीं? डेफिनेटली होंगे। तो आप कहोगे दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है कि जब A के सारे एलिमेंट्स B में है, B के सारे एलिमेंट C में है, तो डेफिनेटली ये इंप्लाई करता है कि A के सारे एलिमेंट C में है। ये सबसेट का साइन है प्रॉपर का और ये मैंने C बनाया है, ठीक है। तो A के भी सारे एलिमेंट C में है, तो जब A के सारे एलिमेंट C में है, इसका तो मतलब ये हुआ ना, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जो सेट्स इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो उनका तो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ बैठेगा? उनका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में होगा। तो आप कहोगे यहाँ पे क्या? आप ये कहोगे कि A कॉमा C डेफिनेटली बिलोंग करता है R में। तो जब AB R में था, BC R में था और आपने शो कर दिया कि AC भी R में है, इसका मतलब ये हुआ कि गिवन रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है। तो आपने ये शो कर दिया। ओके, लास्ट लाइन क्या लिखोगे आप? लास्ट लाइन आप लिखोगे सिंस AB belongs to R, BC belongs to R, this implies AC belongs to R.
देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, तो फर्स्ट केस तो इसका हो गया। अब आपको शो करना है नॉट रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट केस को नोट डाउन कर लो जल्दी से। डन। तो चलो अब सेकंड केस पे चलते हैं अपन। सेकंड केस है इसका नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आपको शो करना है कि आर में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, कैसे आए वो ऑर्डर्ड पेयर्स, जिनने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में हैं अगर, तब आप कहते हो कि वो रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर में आ सकते हैं। ओके, तो आपको क्या शो करना है? सेकेंड केस है नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है ना रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव मैम वो होता है जब कोई एलिमेंट आपने गिवन सेट से उठाया, जो गिवन सेट है, आपको जो सेट दिया है उस सेट के सारे एलिमेंट्स का डबलेट कहां होना चाहिए, उन सारे सेट्स का, उन सारे एलिमेंट्स का डबलेट आपके रिलेशन आर में होना चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो आप कहते हो कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक बार समझाती हूं मैं इसको, यहां पे आप लिखोगे फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू एस। एस क्या है? सेट ऑफ ऑल द सेट्स, सारे सेट्स का सेट, वो है आपका एस। उस एस सेट में से जो बहुत बड़ा सेट है उसमें से मैंने एक सेट उठाया ए। ये कैसा ए है? आर्बिटरी है। मैंने एक आर्बिटरी सेट ए को उठा लिया। कहां से? गिवन सेट एस में से। अब अगर कोई कंडीशन आर्बिटरी सेट के लिए ट्रू होती है तो इसका मतलब ये होता है कि गिवन सेट में रखे सारे एलिमेंट्स के लिए जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। तो ये केस भी आप समझ लीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम आर्बिटरी वाले रूल से करने वाले हैं कि हमने गिवन सेट में से एक सेट आर्बिटरी उठा लिया। अगर हम ऐसा शो करने में सक्सेसफुल हो जाए कि a, a बिलोंग्स टू r, तब हम कह सकते हैं कि गिवन जो सेट है, गिवन जो रिलेशन है, दैट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अभी मैंने अगर बोला है, अभी किया नहीं है। ओके, तो कब होगा रिफ्लेक्सिव? जब आपने गिवन सेट में से एक सेट आर्बिटरी उठाया और कैसे भी करके आप सक्सेसफुल हो जाते हो, आप ये कह देते हो कि a, a इस r में है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर अब हम देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है या नहीं इस केस में। वैसे क्वेश्चन ने तो कहा है नॉट रिफ्लेक्सिव बताना है ना? तो देखो सुनो, फॉर ऑल, ये साइन किसका है? फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू एस, हम जानते हैं कि ए इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देखो, आप a, a को R में तभी रख सकते हो कब? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। आप ऐसे ही किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को उठा के रिलेशन R में नहीं रख सकते। आप सिर्फ उन ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन R में रख सकते हो जो इस कंडीशन को होल्ड करे, तभी a, a R में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको a, a R में लाना है तो सबसे पहले आपको इस कंडीशन से निकलना पड़ेगा। क्या a प्रॉपर सबसेट होता है खुद का? क्या a के सारे एलिमेंट्स अगर a में है तो क्या ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं इस a में जो इसमें ना होंगे? ये क्या बात कर रहे हो? एक सेट है, उसके सारे एलिमेंट खुद में हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसी सेट के कुछ एलिमेंट्स खुद में ना हो? ऐसा तो होना पड़ेगा ना। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि a प्रॉपर सबसेट है a का, तो इसका मतलब तो यही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब एक ही सेट है, उसका नाम है a, उसके सारे एलिमेंट्स उसमें ही तो होंगे, राइट? ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है, ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि इसके कुछ एलिमेंट्स इसमें ही ना हो, नॉट पॉसिबल। तो आप कहोगे यहाँ पे क्या? हर सेट खुद का सबसेट होता है, लेकिन हर सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ओके, तो आप कहोगे यहाँ पे कि a इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ a। जब इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा तो आप डेफिनेटली कह सकते हो दिस इंप्लाइज कि a, a डज नॉट बिलोंग्स टू r। सेट S के सारे सेट में, जितने भी सेट रखे हैं सेट S में, उन सब का डबलेट मिलना चाहिए था। हमने तो एक आर्बिटरी उठाया, वो आर्बिटरी का ही डबलेट नहीं मिल रहा R में,
तो हमें आगे चेक ही नहीं करना, हम सीधे कह देंगे कि गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई होप यहाँ अब कोई समस्या नहीं है। क्यों कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही? क्योंकि एक सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, राइट? A is not the proper subset of A. That's it. क्लियर है ये कहानी? So it is not reflexive. अब बात करते हैं थर्ड केस की, और थर्ड केस ये कह रहा है आपको नॉट सिमेट्रिक शो करना है। क्या शो करना है आपको थर्ड केस में? नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। सो नॉट सिमेट्रिक आप कैसे शो करते हो? आप यहाँ पे आप कहोगे यहाँ पे कि लेट A, B बिलोंग्स टू S, ठीक है? आप A एंड B दो सेट लेके चलोगे और ये जो सेट है कहाँ बिलोंग करेंगे? डेफिनेटली द गिवन सेट S में। और आप यहाँ कहते हो कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, ये आपको लेके चलना पड़ता है, ठीक है? अगर A एंड B आपका R में है तो आप ये कहोगे कि ये A, B ऑर्डर्ड पेयर आपका R में तब ही आ सकता है जब ये इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करके आया होगा। मतलब A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A क्या है? प्रॉपर सबसेट है B का, तभी तो आपने ये लिखा है, राइट? ओके जी। If A, B belongs to R, इसका क्या मतलब है कि A is a proper subset of B। इसका मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में है और B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं होते, उसी का तो मतलब होता है ना प्रॉपर सबसेट। तो क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कह सकती हूँ कि B is a proper subset of A? नो मैम, आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपने अभी बोला कि A प्रॉपर सबसेट ऑफ B का मतलब है कि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, लेकिन B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं है, नॉट ऑल। तो यहाँ पे आप B प्रॉपर सबसेट ऑफ A नहीं कह सकते। तो जब हम ऐसा नहीं कह सकते, जब इस कंडीशन को हम होल्ड नहीं कर सकते, तो हम क्या B, A ऑर्डर्ड पेयर को R में रख सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ उन ऑर्डर्ड पेयर्स को R में रखते हैं जो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं। तो इसने होल्ड नहीं किया, तो आप कहोगे यहाँ पे क्या कि B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्या कहोगे आप लोग? कि B, A R में नहीं है। और हम जानते हैं सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि अगर A, B R में है तो उसका रिवर्स BA भी R में मिलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ठीक है, AB तो R में था लेकिन BA R में नहीं है, इसका मतलब गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो लास्ट लाइन आप क्या लिखोगे? सिंस AB बिलोंग्स टू R बट BA डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो हमने नॉट सिमेट्रिक भी शो कर दिया। आई होप अब इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। लेट A be the set of all points in a plane। A कैसा सेट है? A वो सेट है जिसमें सारे पॉइंट्स हैं जो भी प्लेन में है। तो A is the set of all points in a plane। एक प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का सेट है कौन? A। ओके, एंड लेट O be the origin। O क्या है? O ओरिजिन है। ठीक है, देखते हैं ये सब क्यों दिया है इन लोगों ने आपको। शो दैट द रिलेशन R, एक रिलेशन R आपके सामने है। क्या है वो रिलेशन R? उस रिलेशन R में उन ऑर्डर्ड पेयर्स को रखा है PQ टाइप के, जहां पे जो P एंड Q हैं ये बिलोंग करते हैं सेट A में से, मतलब ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन से। P एंड Q क्या है? दे आर द पॉइंट्स। कहां से उठाए आपने? सेट A से उठाए, ठीक है। एंड OP इज इक्वल टू OQ हो, ठीक है। तो जो पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें, कैसी कंडीशन? OP इक्वल टू OQ, सिर्फ वो ही इस रिलेशन R में ऑर्डर्ड पेयर बन के बैठ सकते हैं। दैट्स इट। तो आपको ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ना, दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको शो करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? तो आप कहोगे उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो उस रिलेशन को क्या कहा जाता है? उस रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हो, ठीक है। चलिए जी, बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या करें हम?
अब शो करते हैं इसको रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सबसे पहले आते हैं हम कि रिलेशन आर में आप यहां लिखोगे कि रिलेशन आर में आपने उन ऑर्डर्ड पेयर्स को रखना है जहां पे P एंड Q तो पॉइंट्स हैं प्लेन के जिन्हें आपने सेट A से उठाया है, एंड OP इक्वल टू OQ हो, और ये O क्या है, ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से P का डिस्टेंस एंड ओरिजिन से ये Q का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जब पहले P लिखा है तो पहला कोऑर्डिनेट P है, फिर जब Q लिखा है तो दूसरा कोऑर्डिनेट Q है, इसे आप नोट कीजिए। ओके, चलो अब हमें जल्दी से ये बता दो क्या ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है या नहीं। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले इक्विवेलेंस बताने के लिए हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, पहले आपको ये बताना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव आप कैसे बताते हो, आप गिवन सेट में से कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट ले लोगे। तो हमारे पास गिवन सेट है A, तो हम बोलेंगे फॉर एनी P बिलोंग्स टू A, ये क्या है, आर्बिटरी। हमने कोई आर्बिटरी एलिमेंट उठाया, यहाँ पे लेट लिख देते हैं अपन, लेट P बिलोंग्स टू A, कोई आर्बिटरी एलिमेंट है, आपने गिवन सेट A में से एक पॉइंट P को उठा लिया। अगर आर्बिटरी एलिमेंट के लिए आप ये शो कर देते हो कि P, P R में है, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके जी, ठीक है। फिर क्या ऐसा कंडीशन बना के अपन चेक करें इस P एलिमेंट के साथ, देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि OP इज इक्वल टू OP, क्या इसमें कुछ गलत है? क्या मैं OP इक्वल टू OP लिख सकती हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये O आपका ओरिजिन है, O से P का डिस्टेंस डेफिनेटली बराबर है O से P के डिस्टेंस तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कह सकते हो कि OP इक्वल टू OP, नो प्रॉब्लम। जब यहाँ प्रॉब्लम नहीं है और अगर OP इक्वल टू OP है, P बिलोंग करता है A में, तो डेफिनेटली आप क्या कह सकते हो कि P, P कहाँ बिलोंग करेगा, गिवन रिलेशन R में। जब इस कंडीशन को आप शो कर देते हो तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा रिलेशन R में। आपने तो एक आर्बिटरी एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू शो करी है। जब आर्बिटरी एलिमेंट पे कंडीशन ट्रू होती है तो सेट में रखे सारे पॉइंट के लिए गिवन कंडीशन ट्रू है, मतलब ए सेट में जितने भी पॉइंट्स हैं उन हर पॉइंट का डबलेट आपको रिलेशन R में मिलेगा। देयरफॉर आप कहोगे कि गिवन रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। क्या कह दोगे आप, इट इज रिफ्लेक्सिव सिंस for all P that belongs to A there exists P, P that belongs to R, therefore it is a reflexive relation. Okay, clear है ये बात। अब हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस था, तो इक्विवेलेंस को प्रूव करने के लिए 3 कंडीशन होती है, जिसमें से आपने पहली कंडीशन शो कर दिया। दूसरी कंडीशन है सिमेट्रिक। अब आप अगर सिमेट्रिसिटी चेक कर लो तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर सिमेट्रिक जब आप चेक करते हो तब आप 2 पॉइंट्स को लेके चलते हो, तो आप कह देना कि लेट P Q बिलोंग्स टू A। P एंड Q 2 पॉइंट है जो हम गिवन सेट A में लेके चल रहे हैं। ऑल्सो लेट P, Q बिलोंग्स टू R, ये आपको लेके चलना पड़ता है सिमेट्रिक में। आप एक ऑर्डर्ड पेयर को तो डेफिनेटली लेके चलते हो रिलेशन R में, और उस ऑर्डर्ड पेयर का अगर आप रिवर्स लेके आ जाओ तो आप कह देते हो कि जी हाँ, गिवन रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। तो आप कह रहे हो कि लेट P Q बिलोंग्स टू R, तो ये P Q R में कैसे आया होगा? P Q R में तब आया होगा जब उसने इस कंडीशन को होल्ड किया होगा। मतलब आप कहोगे दिस इंप्लाइज क्या कि OP इक्वल टू OQ। सही बात है ना। जब आप कहते हो कि PQ R में है तो इसका मतलब तो यही है ना कि OP इक्वल टू OQ। ओके, तो जब OP OQ के बराबर है तो हम कह सकते हैं ना, हम ये भी तो कह सकते हैं कि OQ OP के बराबर है तो बराबर। इसको पहले लिखूं या उसको पहले लिखूं, राइट? तो क्यों लिखा मैम आपने? मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि हम जानते हैं जो यहाँ पहला लिखा होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बनता है।
जो यहाँ लिखा है वो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट बनता है। तो जब हमारे पास कंडीशन थी कि OP इक्वल टू OQ, हमने इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दिया OQ इक्वल टू OP, तो हम ये कहने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि Q, P बिलोंग्स टू R, क्योंकि जो पॉइंट्स इस कंडीशन को होल्ड करेगा वो कहाँ बैठेगा, वो रिलेशन R में बैठेगा। देयरफॉर Q, P कहाँ जा रहा है, Q, P R में जा रहा है। तो आप कह दोगे सिंस, आप क्या कहोगे यहाँ पे, आप कहोगे सिंस P, Q R में था, इसने हमने ये इम्प्लाई कर दिया कि Q, P भी R में है। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। R कैसा है, सिमेट्रिक है। क्या इसमें किसी को कोई परेशानी, सिमेट्रिक कैसे हो गया, इजी क्वेश्चन। अब हमें क्या शो करना है, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव डन, सिमेट्रिक कर दिया, अब ट्रांजिटिव। अब बारी है ट्रांजिटिव शो करने की। तो देखो रिलेशन R में उन ऑर्डर्ड पेयर्स को रखा है जहां पे हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं PQ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन वाले सेट को बिलोंग करते हैं, एंड साथ ही साथ O ओरिजिन से डिस्टेंस P का एंड O ओरिजिन से डिस्टेंस Q का बराबर होता है। ठीक है जी। अब बारी है ट्रांजिटिविटी शो करने के लिए। तो आप लिखोगे फॉर ट्रांजिटिविटी, हम यहाँ क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स लेके चलेंगे। तो हम बोलेंगे लेट A y A, हम लेते हैं P, Q एंड S। ओके, P, Q, S belongs to the point A, belongs to the set A। P, Q, S 3 पॉइंट हो गए जो सेट A को बिलोंग करते हैं। और ट्रांजिटिविटी में हम ये भी जानते हैं कि 2 ऑर्डर्ड पेयर तो हम लेके चलते हैं कि R में है। तो आप कहोगे लेट P, Q R में है। फिर आप कहोगे, आप यहाँ रुकोगे नहीं, आप आगे ये भी कहोगे कि Q, S भी R में है। इसका दूसरा, इसका पहला सेम होना चाहिए, राइट। आप यहाँ पे 2 कंडीशन अज्यूम करके चलते हो कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर तो R में बैठे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर R में कैसे आए होंगे, जब उनने उस कंडीशन को होल्ड किया होगा। मतलब OP बराबर रहा होगा OQ के एंड OQ बराबर रहा होगा OS के, तभी तो ये R में आए होंगे। फिर जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में OQ आ रहा है, तो इस OQ की जगह पे OP लिख दूं क्या, लिख सकती हूँ ना। तो इससे हम ये कह सकते हैं क्या कि OQ की जगह पे यहाँ पे हमने OP लिखा, तो OP इक्वल टू OS आ गया। तो जब OP OS के बराबर आ रहा है, OP OS के बराबर आ रहा है, तो इसका पहला एलिमेंट क्या है P, इसका दूसरा एलिमेंट क्या है S। तो ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे रिलेशन R में। और आपको यहाँ पे यही शो करना था। देखो PQ R में था, QS R में था, तो ये QQ गायब होके PS भी अगर आप R में ले आते तो आप कह देते कि गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है, और आपने ऐसा कह दिया है। ओके, तो आप ये बता पाए कि सुनो, जब PQ R में था, QS R में था, तो PS भी R में था। Therefore, the given relation is transitive. Since the given relation is reflexive, symmetric and transitive, तो ये रिलेशन कैसा हो गया, ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस हो गया। सो आई होप यहाँ कोई परेशानी नहीं है। हमने बहुत डीप में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो आप, ऑन द सेट S of all real numbers define a relation R। R में है ऑर्डर्ड पेयर A, B such that A is less than equal to B। Show that R is reflexive, transitive and not symmetric। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेट है S। कैसा सेट S है ये, रियल नंबर्स का। सेट S में कैसे नंबर रखे हैं, रियल नंबर्स। ये रीड करना जरूरी है। सेट S पे आपका रिलेशन डिफाइन हुआ है, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपको मिले हैं वो रियल नंबर टाइप के हैं। और रियल नंबर तो खुद में ही एक बहुत बड़ा सेट होता है, इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो R इज द सबसेट ऑफ द S क्रॉस S। ओके,
रिलेशन आर में हमने कैसे एलिमेंट रखे हैं? रिलेशन आर में हमने उन ऑर्डर्ड पेयर को रखा है जो इस कंडीशन से गो थ्रू हुए हैं। कंडीशन ये है कि a इज लेस देन इक्वल टू b। जब जब आपका a लेस देन इक्वल टू b होगा तब तब वो रिलेशन आर में आके बैठेगा। तो आपको बताना है कि ये छोटा सा जो रिलेशन आर है ये पॉइंट्स है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आप यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव लिख दो, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए केस क्या होता है? आप एक कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट सेट में से उठा के चलते हो, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी शो करने के लिए हम रिलेशन से बात नहीं करते, हम किससे बात करते हैं? हम बात करते हैं जो सेट हमें गिवन है। सेट क्या गिवन है? S। कौन है उसके अंदर? रियल नंबर्स। तो इतने बड़े सेट S में से हमने कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट उठाना है, उस आर्बिटरी एलिमेंट को हम कह रहे हैं स्मॉल a। तो लेट a बिलोंग्स टू S, यहाँ लिख दो आप लोग, लेट a बिलोंग्स टू S एंड दिस इज आर्बिटरी। ये एक आर्बिटरी कहानी है, ठीक है। a बिलोंग्स टू S आर्बिटरी। तो जरा मुझे ये बताओ, हमने कोई भी एक रियल नंबर उठाया है तो क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा बोल सकती हूँ मैं a लेस देन इक्वल टू a? क्या कोई नंबर खुद से छोटा या बराबर हो सकता है? बोलोगे मैम छोटा तो नहीं होता लेकिन बराबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो दो कंडीशन है, तो कोई एक भी अगर होल्ड कर रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। कोई नंबर खुद से छोटा तो नहीं होता, आई एग्री, लेकिन बराबर तो होता है। कंडीशन क्या थी? लेस देन इक्वल टू। तो आप कहोगे ठीक है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। जब यहाँ कोई परेशानी नहीं है, इस टाइप की आप कंडीशन बना रहे हो, और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आर में बैठता है, तो आप यहाँ कह दोगे दिस इंप्लाइज a, बिलोंग्स टू आर। जब a, R में है, a कोई आर्बिटरी था, मतलब जब इतने बड़े सेट S में से जो रियल नंबर का है उसमें से आपने किसी एक एलिमेंट जो आर्बिटरी था उस पे रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन ट्रू करा दी, तो सेट S में रखे सारे एलिमेंट्स इस ही टाइप के आपको मिलेंगे रिलेशन R में, ठीक है। तो आप क्या कह दोगे? द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है किसकी? सिमेट्रिक नहीं बताना, सेकंड है ट्रांजिटिव शो करो। तो सेकंड केस में आप क्या लिखोगे? यहाँ पे सेकंड केस में फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बताने के लिए आप ही बताइए मुझे क्या करने वाले हैं। आप बोलोगे मैम सबसे पहले तो 3 एलिमेंट ले लो। आप गिवन सेट S में से आप कोई भी आर्बिटरी रैंडम 3 एलिमेंट्स उठा लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट a, b, c बिलोंग करा रहे हैं रियल नंबर के सेट में से, और ट्रांजिटिविटी में आप 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लेते हो जो रिलेशन R में होते हैं। तो आप कहोगे यहाँ पे कि लेट a, b बिलोंग्स टू R। जब आप ऐसा कह रहे हो तो आप जानते हो कि आपने ऐसा क्यों कहा है। आप ऐसा तब कह सकते हो जब a लेस देन इक्वल टू b रहा होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे a इज लेस देन इक्वल टू b। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिविटी का केस क्या कहता है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आप R में लेके चलो। जब ये R में है तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तभी R में होगा। एंड आप लेट करके चलिए b, c भी R में है। जब b, c भी R में है तो एक बात जरा नोट करो, यहाँ पे इसका दूसरा इसका पहला सेम है। b, c R में है तो डेफिनेटली ये तो यही इंप्लाई करता है कि b लेस देन इक्वल टू c है। अब जरा फोकस करो आप लोग, क्या a लेस देन इक्वल टू b है, b लेस देन इक्वल टू c है, तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि a लेस देन इक्वल टू c है? आप बोलोगे मैम थोड़ा फील नहीं आया, कुछ एग्जाम्पल लेके बताओ। तो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। आप एग्जाम्पल ले लो कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, एंड 2 लेस देन इक्वल टू 3 है। तो क्या मैं कह सकती हूँ 1 लेस देन इक्वल टू 3 है? बताओ कह सकती हूँ या नहीं? बिल्कुल कह सकती हूँ। तो ऐसे जब आपको कंफ्यूजन हो ना कि मैम कैसे कह दिया, लाइक a लेस देन इक्वल टू b, b लेस देन इक्वल टू c, अचानक से आपने लिख दिया a लेस देन इक्वल टू c, तो हमें क्लिक नहीं होता। तो आप ऐसे एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो, ओके। वैसे तो डायरेक्टली समझ में ये आ रहा है कि अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो डेफिनेटली a क्या होगा? c से छोटा या बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। नहीं तो आप अपने मन में ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हो कि 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो डेफिनेटली 1 3 से छोटा होगा ही ना,
राइट। और जब ऐसी कंडीशन बन रही है, जब भी कंडीशन बने तो उसका ऑर्डर्ड पेयर कहाँ होता है, रिलेशन में। तो ये कंडीशन बन गई तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, आप ये कहोगे कि A, C, आप ये कहने वाले हो कि A, C R में है। A, C कहाँ है, R में। तो हमने ये देखा कि इसका दूसरा इसका पहला गायब हुआ और A, C R में आ गया, मतलब डेफिनेटली ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो आप कहोगे सिंस A भी R में था, B C R में था, तो AC भी R में आ गया, देयरफॉर R क्या है, R तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, R हमने क्या बता दिया, ट्रांजिटिव। अब हमें बताना है थर्ड केस कि R सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक शो करना है। तो चलो नॉट सिमेट्रिक भी बता देते हैं, क्या करना है इसमें आपको। रिफ्लेक्सिव वाला केस हटा दूं क्या, रिफ्लेक्सिव वाला केस हटा रही हूं। आई होप आपने इसे नोट डाउन किया है, यही डिस्कस कर लेते हैं अपन। सो थर्ड केस बोलना है नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो नॉट सिमेट्रिक में आप क्या करते हो, नॉट सिमेट्रिक के केस में आप कोई दो एलिमेंट सेट S में, सेट क्या था, S, यस, सेट S में लेके चलो। ओके, उसके बाद एक ऑर्डर्ड पेयर आप R में लेके चलते हो, A, B। आप कहते हो कि A, B R में है। इसका रिवर्स अगर आप R में लेके आ जाते हो तो आप कह देते हो कि रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। तो हम देखते हैं क्या हम इसका रिवर्स R में लेके आ पाएंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि AB अगर R में है तो इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब तो ये रहा होगा कि A लेस देन इक्वल टू B रहा होगा। A लेस देन इक्वल टू B, एक एग्जाम्पल सोच लेते हैं जल्दी से। 1 लेस देन इक्वल टू 2, क्या मैं 2 लेस देन इक्वल टू 1 कह सकती हूँ? क्या 2 1 से छोटा होता है? नहीं मैम, नहीं होता। तो इसीलिए आप नीचे इम्प्लाई करके कहोगे कि B इज नॉट लेस देन इक्वल टू A। B तो बड़ा है ना A से, तो छोटा कैसे हो जाएगा? आप कहोगे B नॉट लेस देन इक्वल टू A। जब B नॉट लेस देन इक्वल टू A है, मतलब इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा, तो आप क्या कह दोगे, आप ये कह दोगे कि इसका ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना, यहाँ जो पहला लिखा है वो पहला, जो यहाँ लिखा है वो दूसरा, B, A, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि होना चाहिए छोटा, लेकिन ये क्या है, नहीं है। तो आप कह दोगे कि B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो जब A भी R में था, उसका रेसिप्रोकल B A R में नहीं है, तो आप क्या कहोगे, आप ये कह दोगे कि R इज नॉट सिमेट्रिक। सिंस A B बिलोंग्स टू R बट B A डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। देखो, एक छोटा है 2 से, क्या 2 छोटा होता है 1 से? नहीं। तो काम ही वहीं खत्म हो जाता है, क्वेश्चन आपका नॉट सिमेट्रिक। आई होप यहाँ कोई परेशानी नहीं है। चलो चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलो आप लोग। छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आओ जरा इसे देख लें अपन। लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सेट A आपके पास है और इसमें है कुछ 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, रिलेशन R में आपको वो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे जो आपको सेट A से उठाना है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो कंडीशन आपके सामने है कि ठीक है A एंड B तो आपका A में है, ओके, लेकिन जो B है ना वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, B आपको ऐसे मिलेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, A में 1 ऐड करना पड़ेगा, वो आपको B देगा। ठीक है, चलिए जी, तो आप यहाँ लिखेंगे R इज इक्वल टू क्या, सबसे पहला A है ना, तो A तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, तो 1 कॉमा B क्या मिलेगा, रखो यहाँ पे A1 1 प्लस 1 2, तो ये मिल रहा है 1 कॉमा 2। उसके बाद दूसरा एलिमेंट आप A क्या ले लोगे, A कहाँ पर है, सेट A में, तो दूसरा एलिमेंट आप ले लो 2। B क्या मिलेगा, यहाँ पे रखो 2 प्लस 1 3, तो B आ रहा है 3। उसके बाद आप ले लो A, कितना, 3, A ले लो 3, यहाँ रखो 3 प्लस 1 4, तो ये मिल रहा है 3 4 एंड सो ऑन। आप आगे के एलिमेंट्स भी लिख सकते हो। आपने A लिया 4, B मिलेगा 4 प्लस 1 दैट इज 5। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमने A लिया 5, तो B क्या मिलेगा 5 प्लस 1 6। हमने क्या लिया, अब हम ले सकते हैं क्या आगे, A हमने लिया, क्या लिया हमने A 6,
तो बी आ रहा है 7। मैम रुक जाइए, ये आप नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि ए एंड बी दोनों ही सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए में 7 तो है नहीं, तो आप बी को 7 कैसे ले रहे हो? हटाओ उसे। चलो ठीक है, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, यही आपको रुक जाना था। तो रिलेशन आर में कौन कौन आया? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। इसमें कोई परेशानी? ए वो थे, बी इस कंडीशन को जो होल्ड करेगा, जैसे एलिमेंट्स आएंगे उन्हें आप रख देना। तो ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। अब आपको बताना है इस रिलेशन आर को देख के, रिलेशन आर कैसा है? ये रहा। इस रिलेशन आर को देख के जरा बता दीजिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? बताओ, रिफ्लेक्सिव की कहानी क्या होती है? देखो, इनने बोला है नॉट रिफ्लेक्सिव, बताओ। ठीक है, वैसे ये नॉट रिफ्लेक्सिव ही है, ये नहीं भी बोलते तब भी हम क्या बोलते कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? अब सुनो, रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, जो गिवन सेट है, ये रहा मैम, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का डबलेट आपको अपने रिलेशन आर में मिलना चाहिए। तो इस रिलेशन आर में क्या आपको, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, क्या इस रिलेशन आर में, इसको यहां से हटा के यही लिखते हैं अपन 5,6, ठीक है, ये रहा। क्या इस रिलेशन आर में आपको 1 1 नजर आ रहा है? नहीं मैम। 2 2 नजर आ रहा है? नहीं। 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं, एक भी डबलेट नहीं है, और एक से भी काम नहीं चलता। जितने ए में एलिमेंट है उन सबके डबलेट होने चाहिए थे, एक भी नहीं है तो आप कह दोगे नॉट रिफ्लेक्सिव, सारे ही होने चाहिए थे। अगर एक होता ना 1,1 इस रिलेशन आर में, तो भी आप नहीं कहते कि ये रिफ्लेक्सिव है। कितने होने चाहिए थे? सारे, मतलब 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 ये सब आर में होने थे। तो आप कहोगे सिंस, क्या कह दोगे आप? सिंस 1,1, ठीक, 2,2 3,3 4,4 5,5 and 6,6 does not belongs to R, तो this relation is not क्या? is not reflexive। वैसे अगर आप अभी एक भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर एक भी गायब होता है ना, तभी भी वो क्या होता है? तभी भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ठीक है, तो आप कह दोगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लैंग्वेज में लिख देना, सिंस the doublet of each element is not present in R, therefore it is not reflexive। या फिर सिंपल लिख दो कि 1,1, आप कहोगे यहाँ पे क्या? since 1 belongs to A, लेकिन 1,1 R में नहीं है, तो it is not reflexive। ठीक है, चलो दूसरी कहानी है नॉट सिमेट्रिक। आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। तो क्या बताओगे? नॉट सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करोगे आप? सेट नहीं देखते हम, रिलेशन देखते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए रिलेशन चेक करो। अगर 1 2 आर में है तो 1 2 का रिवर्स क्या? 2 1, 2 1 आर में है क्या? चेक करो। 1 2 आर में है, लेकिन 2 1 तो आर में ही नहीं है। तो ठीक है, हम आगे चेक ही नहीं कर रहे, हम सीधा कहेंगे कि सिंस 1,2 आर में है, बट 2,1 does not belongs to R, given relation is not symmetric। आगे जाओ तो देखो 2 3 है R में, 3 2 है क्या? नहीं। 3 4 है R में, 4 3 है क्या? नहीं। 4 5 है, 5 4 नहीं है। 5 6 है, 6 5 नहीं है। तो क्योंकि यहाँ इस रिलेशन R में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सब का रिवर्स इस रिलेशन R में होना चाहिए, एक भी नहीं है, आप कह दोगे इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब बारी आती है ट्रांजिटिविटी की। क्या ये ट्रांजिटिव है? नॉट बोला है तो हम भी नॉट ही लिखेंगे। नॉट ट्रांजिटिव कैसे शो करोगे? तो देखो, नॉट ट्रांजिटिविटी के लिए देखो यहाँ पे 1 2 आर में है, यहाँ 2 3 है, 2 3 भी कहाँ है? आर में। इसका दूसरा इसका पहला सेम है, इन दोनों को छुपा दो। क्या 1 3 आर में है? नहीं है, तो आप कहोगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे आप आगे और एग्जाम्पल चेक कर सकते हो। 3 3 छुपाओ, 2,4 आर में है? नहीं है। 4 4 को हाइड करो, 3,5 है? नहीं है।
5 5 को हाइड करो, 4,6 है, नहीं है, तो आप सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके भी बता सकते हो कि सिंस आप यहाँ लिखोगे कि 1 2 तो आर में था, बहुत अच्छी बात है, 2 3 भी आर में था, ओके जी, लेकिन 1 3 आर में नहीं है, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेके बता सकते हो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने पूरा फिनिश कर लिया। एक्सरसाइज 1A खत्म है, कंप्लीटेड है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हो। ऐसा करने पे आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ जब आप एक्सप्लोर करोगे टॉप कोर्सेज पे, क्लास 12 पे जाइए। क्लास 12 पे जब आप जाओगे तब आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ पे 12th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सब कुछ आपके लिए एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आप अगर क्लास 12th मैथ्स RS अग्रवाल जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये देखना चाहते हो, यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तब आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ पे RS अग्रवाल बुक के हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज वाइज सब कुछ एक सीक्वेंस में आपको अरेंज मिल जाएगा। आप जिस भी एक्सरसाइज को सॉल्व करना चाहते हो, क्वेश्चन को रेफर करना चाहते हो, आपको जस्ट उसके लिंक पे करना है क्लिक और आप तैयार हो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को आप जरूर शेयर कीजिए क्योंकि आप जानते हो नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू।